कृष्णा ने आदित्य के बातों कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस शांत रहकर निशा की ओर देखा और कहा, आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको वहां तक छोड़ सकता हूं। निशा ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, हां, मुझे बस स्टैंड तक जाना है। कृष्णा ने आदित्य को अनदेखा करते हुए निशा को वहां से चलने का इशारा किया। आदित्य चिल्लाता रहा, लेकिन कृष्णा और निशा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने तेजी से अपने सेल फोन से कृष्ण की कई तस्वीरें खींच ली और गाड़ी के साथ खड़ा होकर एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसने किसी को फोन लगाया। हेलो, मुझे इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, आदित्य ने गुस्से भरे लहजे में कहा। इसकी पहचान, इसका पता और ये क्या करता है, मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए। ये लड़का मेरे मामले में दखल दे रहा है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है सर, मैं इसका पूरा बैकग्राउंड निकालता हूं, थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आदित्य ने फोन काट दिया और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन जाते जाते उसने कृष्ण की ओर एक आखिरी बार देखा और मन ही मन कहा, अब तू मेरे गुस्से का सामना करेगा। निशा और कृष्णा अब सड़क पर साथ चल रहे थे। निशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद, आप नहीं होते तो शायद मैं इस स्थिति से बच नहीं पाती। कृष्णा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करना मेरा फर्ज था। निशा ने उसकी ओर देखा और पूछा, आपका नाम क्या है? कृष्णा, उसने जवाब दिया। निशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं निशा। लगता है इस शहर में मुझे पहली बार कोई ईमानदार इंसान मिला है। कृष्णा ने हल्के से हाथ मिलाया। दोनों ने धीरे धीरे अपने बारे में एक दूसरे को बतानी शुरू की। जल्दी कृष्णा और निशा बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। कृष्ण निशा को बस स्टैंड पर छोड़ देता है और नई दिशा की ओर जाने लगता है। कृष्ण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस पर कोई नजर रख रहा है। जैसे ही वो बस स्टैंड से गुजरा, बस स्टैंड के पास लगे एक खंबे पर लगा हाईटेक कैमरा उसकी तस्वीरें खींचकर तुरंत एक अज्ञात सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा था। लखनऊ के एक आलीशान कोठी के अंदर एक बूढ़ा आदमी राजेंद्र विशाल सोफे बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और मुस्कान थी। उसके बगल में उसका वफादार नौकर खड़ा था, जिसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। कमरे के एक कोने में एक कंप्यूटर पर एक युवक तेजी से काम कर रहा था। नौकर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नजर डालते हुए पूछा, यह लड़का कहां है? कंप्यूटर चलाने वाले युवक ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, ये यहीं बस स्टैंड के पास है, अभी 6 मिनट पहले ही इसकी लोकेशन मिली है। नौकर की आंखें इस खबर से चमक उठी। उसने पीछे खड़े राजेंद्र की ओर देखा और उत्साह भरे स्वर में कहा, मालिक, कृष्ण बाबा मिल गए, क्या हमें उसे पकड़कर लाना चाहिए? राजेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, उसे यहां लेकर आओ, लेकिन याद रहे उसे आदर से लाओ, उसके लिए अच्छा खाना तैयार रखो। राजेंद्र ने जावेद अजमल की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर जावेद अजमल ने सिर हिलाया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राजेंद्र के सामने अपना मुंह खोले। जावेद अजमल लखनऊ का सबसे बड़ा नाम था। इसके नाम हर बिजनेसमैन के मुंह पर चलते थे। लोग उसे अपने बड़े बड़े इवेंट में बुलाते थे, लेकिन जावेद अजमल कश्यप ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए काम करता था, जो पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में फैला हुआ था। इस ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे लोग काम करते थे, भारत और विदेश के लोग भी। और इन सब का निर्माता, जो कि जावेद अजमल के बगल में था, राजेंद्र था। राजेंद्र का कंपनी छोटे छोटे लोगों से गुप्त था और जावेद के पास पूरा दबदबा था। और लखनऊ में जावेद से कोई उलझने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वह लोग जानते थे कि जावेद किसके लिए काम करता है। जावेद ने अपने लड़कों की तरफ देखा और इशारा किया, कृष्ण बाबा को काफी आदर और सम्मान के साथ यहां लेकर आओ। सभी लड़कों ने गाड़ी निकाली और जावेद की ओर बढ़ते हुए कृष्ण के पास चल पड़े। इन्हीं सब के बीच कृष्णा बस स्टैंड से कुछ दूरी पर पहुंचा था। तभी उसकी नजर एक चमचमाती हुई गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी में एक लड़की थी जिसका नाम हासिमा था। हासिमा ने अपनी शराब की बोतल लहराते हुए कृष्ण की ओर थूक दिया। कृष्ण का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने चलते हुए गुस्से से कहा, बेवकूफ लड़की, समझ में नहीं आता कि मैं इधर हूं। हासिमा ने हंसी में कहा, ओ सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहां हैं।
ये सुनते ही कृष्ण को समझ में आ गया कि ये लड़की उसे जानबूझकर परेशान कर रही थी। हासिमा ने अपने बगल में लड़के से कहा, ओ बेबी, दोनों पैसे। लड़के ने पैसे दिए और हासिमा ने उन्हें हवा में उछालते हुए कृष्ण की ओर कहा, तुम जैसे फटीचर लोग हमारे आसपास घूमेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लड़के का नाम अदनान था। वो हासिमा के साथ बैठा हंसी ठिठोली करता हुआ कृष्ण का मजाक उड़ा रहा था। कृष्ण को महसूस हो रहा था कि ये दोनों उसे सिर्फ जोकर की तरह देख रहे थे। हासिमा और अदनान कृष्ण के कपड़े और उसकी स्थिति का मजाक उड़ा रहे थे। कृष्ण चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अगर इन दोनों से उलझा तो केवल समय की बर्बादी होगी। इसलिए उसने अपनी सारी शांति बनाए रखी और उनकी बातों को अनसुना किया। कृष्ण ने देखा कि हासिमा और अदनान और हंसी ठिठोली करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए। वे पार्टी में जा रहे थे और कृष्ण ने उन्हें जाते हुए देखा। वो कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, लेकिन फिर अचानक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो गाड़ी फिर से उसके पास आकर रुक गई। इस बार गाड़ी पर कृष्णन की कंपनी का लोगो था। गाड़ी से कुछ लोग बाहर आए और कृष्ण को घेर लिया। कृष्ण ने उन लोगों को देखा और सख्त आवाज में कहा, कौन हो तुम? मुझसे दूर रहो। उन लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण बाबा, आपके दादाजी आपको इंतजार कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ। ये सुनकर कृष्ण के चेहरे पर एक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई। वो बिल्कुल भी नहीं सोच सका था कि उसका दादा इधर भी होंगे। दादा का नाम सुनते ही कृष्ण की शंका दूर हो गई और उसने बिना किसी प्रतिरोध के गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही कृष्ण के मन में ढेर सारी बातें आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो सोचने लगा कि कहीं ये कोई खास जगह तो नहीं है। गाड़ी तेजी से चलते हुए एक आलीशान बंगले तक पहुंची। जब गाड़ी ने बंगले के गेट को पार किया तो कृष्ण को चारों ओर गार्ड नजर आए। हर एक गार्ड के हाथ में बंदूक थी। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए एक आदमी ने कृष्ण को इशारा किया, आइए अंदर जाइए। कृष्ण ने अंदर कदम रखा और वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। जगह बहुत आलीशान थी, लेकिन वहां की खामोशी ने उसे अजीब महसूस कराया। अंदर के कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिनकी नजरें कृष्ण पर टिक गई। कृष्ण ने महसूस किया कि ये लोग उसे पहली बार देख रहे थे। कृष्ण ने देखा कि कमरे में एक बड़े से सोफे पर उसका दादा बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। अपने दादा को देखते ही कृष्णा भागा और उनके गले लग गया। कृष्ण अपने दादा राजेंद्र को देखते ही उनके ऊपर इतनी जोर से लिपट गया कि राजेंद्र को एक पल के लिए सांस लेने में मुश्किल होने लगी। लेकिन उन्होंने प्यार से कृष्ण की पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू इतना बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। चल ठीक है। राजेंद्र जानते थे कि कृष्ण सुबह से भूखा घूम रहा था और उसने कुछ नहीं खाया था। जब राजेंद्र की नजर कृष्ण पर पड़ी तो उनका दिल बेचैन हो उठा। वो तुरंत उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले गए। घर के बाकी लोग भी टेबल पर आ गए और सभी ने एक साथ खाना खाना शुरू किया। कृष्ण भूख से इतना बेहाल था कि वो चबा चबा कर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। राजेंद्र अपनी आंखों से उसे प्यार भरी नजरों से देखते रहे। अपने पोते को खाना खाते हुए देखकर राजेंद्र के दिल में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों की उनकी बेचैनी मिट गई हो। खाना खत्म होने के बाद राजेंद्र ने कृष्ण की तरफ देखा और कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, सब कुछ ठीक है, अब तो घूम दुनिया देख, मैं कुछ दिनों के लिए निकल रहा हूं। यह सुनते ही कृष्ण अपने दादा के गले लग गया और बोला, दादू आप मत जाइए, मुझे आपके बिना कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण की बात सुनकर राजेंद्र ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा यह सब काम के लिए जरूरी है, अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो हमारी कंपनी कौन संभालेगा। लेकिन अब से तू भी थोड़ा कंपनी के काम में ध्यान देना शुरू कर। और हाँ, अब इसी घर में रहना। यह घर हमारे ही एक खास आदमी का है जो हमारी कंपनी के लिए काम करता है। कृष्ण ने यह सुना और जावेद अजमल की ओर देखा। वो उसे पहचान गया। जावेद पहले भी कई बार कृष्ण के घर आया था और हमेशा बेहद सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में देखा गया था। जल्दी ही राजेंद्र अपने पोते को समझाकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन उन्होंने पहले से ही इस बात का खास ख्याल रखा था कि कृष्ण की सुरक्षा में कोई कमी न हो। बंगले के चारों ओर गार्ड्स तैनात कर दिए गए जो हर वक्त बंदूक लेकर पहरेदारी कर रहे थे। घर के अंदर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। राजेंद्र को पता था कि कृष्ण उनका इकलौता पोता है।
उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद। अगर उसे कुछ हो गया तो राजेंद्र का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने हर संभव उपाय किया ताकि कृष्ण पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी ना आए। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने अपने पूरे तेज में आकर कृष्ण की आंखों में चुभने का काम किया। वो रात भर जागने के कारण थका हुआ था और अभी भी सो रहा था। अचानक सूरज की तेज रोशनी आंखों पर पड़ी, जिससे उसने आंखें खोल दी। कृष्ण ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, आज फिर से बाहर घूमने जाऊंगा। उसने जल्दबाजी में नहा लिया और सोचा कि आज कुछ नया करना चाहिए। फिर उसकी नजर उसकी महंगी सूट बूट पर पड़ी और उसे यह देखकर थोड़ी परेशानी हुई। अगर मैं इतना महंगा कपड़ा पहनूंगा तो लोग मुझे पहचान लेंगे, उसने सोचा। और फिर पुराने, सस्ते और साधारण कपड़े पहना, जिन्हें उसने सिर्फ ट्रीजर्ड में खरीदा था। वो जल्दी से तैयार हो गया और घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, गार्डन में खड़े उसके गार्ड ने उसे देखा। कृष्ण ने पलटकर कहा, देखो, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, मैं अकेले जा रहा हूं। लेकिन एक गार्ड ने जवाब दिया, सर, बड़े सर का आदेश है कि आपको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, हमें आपके साथ रहना है। कृष्ण ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, पर तुम मेरे साथ नहीं आओ, मुझे काफी दूर तक अकेला चलने दो। और हाँ, ये महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। इन कपड़ों को उतार दो और मेरी तरह सस्ते कपड़े पहन लो। गार्ड्स ने मना किया, सर, हम इन कपड़ों को नहीं उतार सकते, ये हमारे लिए जरूरी है। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। गार्ड्स ने दूरी बनाए रखते हुए उसे फॉलो किया ताकि किसी को शक न हो। कृष्ण एक शॉपिंग मॉल में घुसा जहां उसे अच्छे कपड़े दिखे, लेकिन उसे वही सस्ते और सिंपल कपड़े चाहिए थे। शॉपिंग मॉल में घुसते ही गार्ड्स ने भी वही किया। जैसे वे कृष्ण को छोड़ने के बाद सामान खरीदने का नाटक करने लगे। कृष्ण ने इधर उधर देखा और सोचा, यहां तो सही कपड़े नहीं मिलेंगे, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉपिंग मॉल में घूमने लगा और गार्ड्स ने भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया ताकि कोई उसकी पहचान न कर पाए। तभी अचानक कृष्ण के कानों पर किसी महिला की आवाज गूंजी, बेशर्म लड़की, तुम इन कपड़े को पहनकर ट्राई करो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। किसकी है ये आवाज जिसने कृष्ण का भी ध्यान खींच लिया? और किसको नौकरी से निकालने की बात कर रही है ये महिला? आगे जानने के लिए बने रहे मल्टी मिलेनियर।